जैसा मांग का नियम है वैसा ही दोस्तों पूर्ति का भी नियम है। आप YouTube पर भी सब्सक्राइब करके देख सकते हो और इसको लाइक भी कर सकते हो। देखते हैं पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम देखा जाए तो वो भी मांग के नियम की तरह ही है। जैसे मांग का नियम था वैसा ही पूर्ति का नियम है। मांग की तरह पूर्ति का भी निश्चित कीमत और समय के साथ संबंध है। यदि अन्य परिबल स्थिर हो तो, मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ दोस्तों पूर्ति का। यदि अन्य परिबल स्थिर हो तो कीमत में बढ़ोतरी करने से पूर्ति में विस्तार होता है और वस्तु की कीमत में कमी करने से पूर्ति में संकुचन होता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच सीधा यानी कि धन संबंध है। आप अपनी किताब में भी दोस्तों देख सकते हो। फिर से एक बार देखते हैं। यदि अन्य परिबल स्थिर हो तो कीमत में बढ़ोतरी करने से पूर्ति में विस्तार होता है और वस्तु की कीमत में कमी करने से पूर्ति में संकुचन होता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है, जिसे अर्थशास्त्र में पूर्ति का नियम कहा जाता है। पूर्ति को यानी कि पूर्ति का नियम जो है उसको समझने के लिए उसकी धारणा भी समझनी आवश्यक है। यहाँ पर पहले हमने देखा था यदि अन्य परिबल स्थिर हो तो, यहाँ अन्य परिबल जो है उन सभी परिबलों को स्थिर देखने का है। देखते उसकी धारणा। एक, उत्पादन के साधनों की कीमत में कोई कमी वृद्धि नहीं होती है, अर्थात उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर है। दूसरा परिबल, उत्पादन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात टेक्नोलॉजी का जो स्तर है वो स्तर भी स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं है कहने का मतलब। तीसरा परिबल है तीसरी धारणा है अन्य वस्तु के भाव में स्थिरता देखी जाती है। यानी कि अन्य वस्तु के भाव यानी कि अन्य वस्तु के जो भाव है वो स्थिर रहते हैं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा परिबल है बाजार में भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें स्थिर है। यानी कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी अटकलें देखने को नहीं मिलती। और पांचवा परिबल है अन्य परिबल में हमने देखा था सरकार की नीति, वाहन व्यवहार की सुविधा और पीढ़ियों की संख्या, ये भी सब स्थिर है। आगे देखते हैं पूर्ति की अनुसूची। दोस्तों आप अपनी किताब में भी देख सकते हो, ये सब कुछ आपकी किताब में भी दिया गया है। आप किताब देखते देखते पढ़ेंगे तो और आसान पढ़ाई हो जाएगी। देखते हैं पूर्ति की अनुसूची। किताब में दी गई अनुसूची को ही देखते हैं। सेब की प्रति जो सेब है
उसकी प्रति कीमत क्या है वो बताई गई है, और सेब की पूर्ति जो है वो किलोग्राम में कितनी है, पूर्ति कितनी है वो बताई गई। यानी कि सेब की कीमत और सेब की पूर्ति बताई गई है। आप देख सकते हो किताब में कि जो कीमत है वो 50, 60, 70, 80, 90 बताई गई है, और सेब की पूर्ति जो है वो 200, 400, 600, 800 और 1000 बताई गई है। उसके बाजू में उसकी आकृति बताई गई है, उस अनुसूची को बताया गया है आकृति में। तो आप देख सकते हो कि OX धरी पर सेब की पूर्ति बताई गई है, और OY धरी पर यानी कि अक्ष पर सेब की कीमत बताई गई है। यहाँ पर उसका जो स्केल माप है वो स्केल माप देखा जाए तो यहाँ पर प्रति सेमी यहाँ पर 10 रुपया कीमत बताई गई है, और पूर्ति जो है वो प्रति सेमी 200 बताई गई है। तो यहाँ पर जब वस्तु सेब की कीमत 50 होती है तब उसकी पूर्ति 200 होती है। जब कीमत बढ़कर 60 होती है तब उसकी पूर्ति बढ़कर 400 हो जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी पूर्ति भी बढ़ती है। यानी कि यहाँ पर कीमत और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध है। कीमत और पूर्ति के बीच में यहाँ पर सीधा संबंध है। यहाँ पर हमने पूर्ति का नियम देखा, धारणा देखी, अनुसूची देखी, आकृति देखी और उसका विश्लेषण भी देखा कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे पूर्ति भी बढ़ती है। वो आप आकृति में भी देख सकते हो। ए जो बिंदु बताया गया है वो 50 की कीमत पर कितनी पूर्ति होती है वो बताई गई है। बी बिंदु पर 60 की कीमत पर कितनी पूर्ति होती है वो बताया गया है। सी बिंदु पर 70 की कीमत पर कितनी पूर्ति होती है वो बताया गया है। सी बिंदु पर 70 की कीमत पर कितनी पूर्ति होती है वो बताया गया है। और डी बिंदु पर 80 की कीमत पर कितनी पूर्ति है वो बताया गया है। और ई बिंदु पर 90 की कीमत पर कितनी पूर्ति होती है वो बताई गई है। यहाँ पर सभी बिंदु को जो जोड़ने वाली रेखा है उसको एसएस यानी कि पूर्ति रेखा या सप्लाई रेखा कहते हैं। तो दोस्तों ये उसका विश्लेषण था। बस आज के दिन के लिए ही इतना ही। अस्तु।